बेसिकली मैं कनाडा का ना सच पर्दाफाश करने वाली हूँ। ये बात हालांकि मैंने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताई, पर जनवरी में मुझे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बेसिकली मैं कनाडा का ना सच पर्दाफाश करने वाली हूँ। किस बारे में? मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो जब मैं इनिशियली मैं कनाडा के बारे में सोचा था ना, मैंने सोचा था वाह यार कनाडा जाऊँगी, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी होगी, मैं वहाँ अच्छे से सेटल हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर सेटल कर दूँगी, तो हम बहुत अच्छी सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है, तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे। तो बाकी सबके बारे में तो मुझे पता नहीं भाई। सबसे पहली बात तो यही बता दूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये बात हालांकि मैंने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताई, पर जनवरी में मुझे याद है हमारा कोर्स बस शुरू ही हुआ था, तो आई थिंक इट वाज लाइक 22 ऑफ जनवरी। एक रात को ना मेरे लेफ्ट आर्म में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो धीरे धीरे ना मुझे लग रहा था जैसे वो दर्द ना मेरे चेस्ट के टूवर्ड्स आ रहा है। तो आई वॉज़ वेरी वरीड, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे मम्मा को भी ऐसे चेस्ट में पेन हो रहा था और हम लोगों ने उसे इग्नोर किया, तो बाद में डॉक्टर ने बोला था इट कुड हैव बीन एन हार्ट अटैक। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मुझे था कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉर श्योर टेक एनी रिस्क। तो फटाफट से रात के बजे से 10:30 मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, उनको बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मैं बहुत डर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था कनाडा में। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आई थॉट आई एम वेरी फिजिकली फिट एंड स्टाफ, बट बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो मेरे को लिटरली आई वाज क्राइंग कि मेरे को पता नहीं था क्या होगा, एंड मैं घर भी किसी को नहीं बता सकती क्योंकि वो लोग इतने दूर हैं, और मानोगे अलग अलग से ख्याल आ रहे थे अजीब अजीब से, अगर मैं मर गई तो क्या होगा एंड स्टफ। तो मतलब अब हंसी आती है इन सारी बातों को रिकॉल करते वक्त। तो फिर मैं रात को 11 बजे ऊबर करा के पहुंची इमरजेंसी। तो मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी में कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पर एक पास में है 7 ओक्स, तो उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा देयर इज़ अ मिनिमल ऑफ 3 आवर्स ऑफ वेट फॉर द इमरजेंसी, एंड अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं हमारा जो यहाँ पर मेडिकल सेंटर है यहाँ पर विनिपेग में, तो मैं वहाँ पर गई, हेल्थ साइंस सेंटर। वहाँ के इमरजेंसी में जाके मैं गई, एंड क्योंकि मैं रो रही थी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, जो मैं थी भी। और आधा रोना मेरे दर्द के वजह से, आधा डर के वजह से था। तो उस वजह से ना वो नर्स काफ़ी, उन्होंने मेरे को सीरियसली ले लिया, एंड दे आस्क्ड मी टू सिट। वहाँ बैठ के मैंने अपना नाम वगैरह दिया। उन्होंने मुझसे पूछा अगर मेरे पास कोई इंश्योरेंस है, तो लकीली हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो इंश्योरेंस करवाई होती है, तो गार्ड में की इंश्योरेंस थी, तो मैंने वो इंश्योरेंस नंबर वगैरह सब कुछ उनको दिया। तो उस दिन मेरे लगे $245, बट मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली मेरे इंश्योरेंस से उन्होंने डिडक्ट कर लिया होगा। बट वही बात है कि अगर नहीं होती इंश्योरेंस तो नॉर्मल चेकअप का आपके $245 लग गए। तो उसके बाद मैंने सोचा पता नहीं अब क्या होगा, है ना, मैं डर गई थी। तो उन्होंने कहा आपको बहुत पेन हो रहा है। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर देखा तो सब नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला आपका हम ना ब्लड टेस्ट कर देते हैं और एक ECG होगा, तो आप अंदर जाइए। तो मतलब विद इन 15-20 मिनट्स वो मुझे अंदर ले गए। वहाँ पर मेरा ब्लड टेस्ट भी हो गया और ECG भी उन्होंने साथों साथ कर लिया। तो मुझे था चलो यार सर्विस इतनी भी कोई ख़राब नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि बेमतलब लोग मतलब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैंने सोचा कि मैं, डॉक्टर्स ने मुझे देख लिया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, साथ इंडियन रुपीज़ में नॉर्मल चेकअप का एक ECG और एक ब्लड टेस्ट का उन्होंने मुझसे ले लिया 15,190 रुपये। तो आप सोच सकते हो गाइस, 15,190 रुपये बस ECG और ब्लड टेस्ट का, वो चेकअप का। उसके बाद उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मेरे को तब भी दर्द हो रहा था, उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दी। उन्होंने बोला आप जाके वहाँ पर बैठ जाओ और वेट फॉर योर टर्न। तो मैंने सोचा चलो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। बट 3 घंटे वेट करने के बाद जब मैं थक चुकी थी, अक चुकी थी, तो मैं वहाँ पर गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि, तो मतलब 2-3 घंटे वेट करने के बाद शायद 12:30-1 बज रहे होंगे उस दौरान, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। तो मैं जब उनके पास गई, मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप मुझे बताओ कि मैं व्हेन कैन आई सी द डॉक्टर, राइट, व्हेन विल द डॉक्टर कम एंड सी मी। तो दे वर लाइक यू आर नॉट डाइंग,
so you will have to wait for 12 hours. I'm like, what? They were like, yes, so you will have to wait for 12 more hours. तो basically it was like कि next day morning के 12 बजे करीब. तो I asked them if I could go out and come back again at 12, है ना. So smart of me, मैंने सोचा that would be a smarter act. So they were like, अगर आप इस कमरे से बाहर चले गए ना तो आपका वो फिर से 0 से काउंट होगा. जब आप आएंगे उसके 12 घंटे बाद आपको डॉक्टर देखने को मिलेगा. तो ये तो हाल था जी इमरजेंसी का. बट उनके पास रिपोर्ट्स आ गई थी तो उन्होंने बोला था क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं है, इस वजह से आपको इतना वेट करना पड़ेगा. तो हार के मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी. उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आराम आया. तो उसके बाद मैं वापस घर आ गई रात को, क्योंकि मुझे था कि मैं तो 12 घंटे वहाँ वेट नहीं कर सकती. और मानोगे इधर उधर सारे लालू, मतलब जो होते हैं रेड इंडियंस, तो यहाँ पर जो थे सारे रेड इंडियंस थे और मेरे को बहुत अनसेफ महसूस हो रहा था और बहुत अनहाइजीनिक था वो, बहुत ही गंदा. इट वॉज जस्ट नॉट क्लीन एट ऑल. तो मैं ये भी नहीं बोल सकती, हमारे इंडिया के हॉस्पिटल्स ना बहुत क्लीन होते हैं. अगर आपको थोड़ी सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप जाते हैं. मेरे को याद है मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, तो वो 150 रुपीज़ लेते हैं सिर्फ चेक करने का. और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा के टेस्ट लेके आओ. या तो उनको लगता है कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो वो मेडिसिन दे देते हैं हाथों हाथ, और आपको 3 डोज के बाद यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, है ना. तो मतलब मैक्सिमम 200-250 रुपये में आपका सॉर्ट आउट हो जाता है. और अगर आपको कोई फिजिशियन को मिलना है या कुछ तो 500 या 600 या मैक्सिमम जितना मैंने देखा है तो 700 पर विजिट का वहाँ का फीस होता है. उससे ज़्यादा तो नहीं होता ना. तो यहाँ के मनी में अगर हम कैलकुलेट करें $11-12, बट यहाँ पर गाइज आप मानोगे $245, तो वो हुआ 15,000 कुछ. तो ये तो हो गई जी मेडिकल, है ना. मेडिकल सर्विसेज बहुत ही बेकार, लाइक लिटरली बहुत बेकार. और जितनों से पूछ लो, जितनों से पूछ लिया, सबका यही कहना है कि यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा बेकार है. मैंने फिर पूछा अगर जैसे फॉर इंस्टेंस प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी या कुछ, तो नहीं. अगर लेडीज़ लेबर पेन में भी है ना गाइस तो उनको भी 2-3 घंटे के वेट करना ही पड़ता है. जब तक यहाँ पर तो मेरे को लगता है उनका सिंपल सा लॉ है, या तो आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है कि आप मर जाओगे अगर आप आपको ट्रीट नहीं किया तो तभी वो आपको देखेंगे. अदरवाइज तो आप वेट ही करो भाई, आपको वेट ही करना है. या फिर कोई जैसे कि मेरे सामने के केस है कि वहाँ पर 2 लोग थे जिनका पूरा हाथ से खून, सिर से खून, पैरों छिले हुए, हाथ छिले हुए, तो उनको फटाफट से लेके चले गए थे. उनकी ड्रेसिंग वगैरह या जो भी उनका ट्रीटमेंट था वो हो गया था. तो वही इनका क्लियर फंडा है, या तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आप मर रहे होंगे ना तभी वो आपको पहले ट्रीट करेंगे, नहीं तो आप वेट करो, चाहे आप इमरजेंसी में ही क्यों ना गए हो. इंडिया में क्या होता है, इमरजेंसी सर्विसेज में आपको कोई ना कोई डॉक्टर्स आके देख लेते हैं, है ना. आपको जो चीज़ होती है एटलीस्ट फॉर दैट टाइम आप डर से बाहर निकल जाते हो कि हाँ जी कोई आपको देख रहा है. यहाँ पर उसका ऑपोजिट है. तो ये तो हो गया जी मेडिकल सर्विसेज यहाँ की. तो जो मैंने आपको बताया था प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी उनको बहुत वेट करना पड़ता है. किन्हीं किन्हीं की मैंने सुना है कि बहुत अच्छी केयर है, किन्हीं की इन्होंने मुझे अपने रिव्यूज़ दिए कि बहुत बेकार है यहाँ पर. तो दैट इज़ वन रियल फैक्ट अबाउट कनाडा. फिर जो लोग बोलते हैं ना कि कनाडा की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छी है एंड स्टफ, तो मुझे तो नहीं लगता. मतलब ये सब इतना ज़्यादा कमाते हो, अगर आप डॉलर में देखते हो मिनिमम वेजेस को कंपेयर करते हो इंडियन करेंसी में, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन करेंसी में आप हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं इंटू 60 या 62 जो भी. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इनिशियली मुझे भी लगता था वाह यार इतना कमाता है इंसान वहाँ पर. ये बट उस दौरान ना हम लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पर कितने खर्चे होते भी हैं. यहाँ पर बहुत खर्चे होते हैं. फॉर इंस्टेंस आप ले लो हमारा रेंट ही इतना 21-22 हज़ार रुपये पर रूम का चला जाता है. शेयरिंग में पर्सनल रूम में तो 30,000 रुपये आप मान के चलो कि चला जाता है इंडियन करेंसी में, है ना. तो वो भी आपके खर्चों में निकल. अगर आप मान भी चलो कि बेसिक सैलरी में भी अगर आप 1-1.5 लाख कमाते हो तो 30,000 आपका रेंट चला जाता है. यही 50-60 हज़ार रुपये आपका मतलब मिनिमम खर्चा आ जाता है ट्रैवलिंग का. अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मेरा खर्चा वो बचा है, मेरा पेगो रिचार्ज करवाना, ग्रॉसरीज करना. तो ऑन एन एवरेज मिनिमम भी लेके चलूँ तो $1,000 का खर्चा तो मिनिमम पर मंथ का आता है. तो वो हो जाता है हमारे 60 to 62,000. ये मिनिमम मैंने आपको बताया, वो भी तब जब मैं खर्चे कंट्रोल करती हूँ. लाइक आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो आई डोंट ईट एनीथिंग आउटसाइड. मैं बाहर कुछ भी नहीं खाती हूँ, जो भी है खुद ही बनाती हूँ, तो उसमें मेरा बहुत मनी सेव हो जाता है. तो एक ऐसी वीडियो मैं लेके आऊँगी इस टॉपिक पर ज़रूर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी
बताऊंगी कि आप अपने मनी कैसे सेव कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अपने अपने अलग सबके नज़रिए हो सकते हैं, है ना, इस चीज़ को लेके। बट मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि लोग बहुत ही बड़ा उन्होंने बवाल मचा के रखा हुआ है कनाडा के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं है, सबका अपना अपना है। मेरा भी शायद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए जब मैं विनिपेग से मूव आउट कर लूँ या मेरी कोई टेक्निकल अच्छी जॉब लग जाए, मेरा PR जब आ जाएगा तो आई मूव आउट ऑफ विनिपेग इनटू सम अदर प्रोविंस। तो वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी कैसी नहीं होगी शायद डिफरेंस मुझे तब पता चले। बट अभी के लिए तो आई शुड से, अगर आपकी इंडिया में अच्छी जॉब है या आप अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेस करते हो तो आपकी लिटरली बेवकूफ़ी होगी अगर आप कनाडा आ रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो हो गया जी, बात मैंने बोली आपको कि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खाना भी बहुत महंगा है। आपने मेरी ग्रॉसरी वाले ब्लॉग्स देख लिए होंगे, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं यार, यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है, ट्रैवल इतना, सब कुछ बहुत महंगा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप वहाँ पर ना 50,000 रुपये इंडिया में कमा रहे हो ना, और आपका खर्चा 20,000 रुपये का आता है ना, वो इक्विवेलेंट है यहाँ पर बेसिक सैलरी का भी। यहाँ पर उतना ही खर्चा आता है, अगर हम रेशियो वाइज कंपेयर करेंगे तो आपको 20-30 या 40,000 मैक्सिमम बचता होगा अगर आप कंजूसी से अपना पूरा महीना निकालते हैं तो, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह करते हैं तो। और आपकी जब टेक्निकल जॉब लग जाएगी तो आई डू नॉट नो, मैं तब का नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे नोन में टेक्निकल लोग भी हैं जिनकी टेक्निकल जॉब्स भी लग गई हैं, काफ़ी अच्छा वो लोग कमा रहे हैं, बट फिर भी दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद कनाडा एंड दे थिंक कि अगर हमें उतने ही पैकेज में, मतलब कहते हैं कि हमें 30-40 लाख का पैकेज अगर हमें इंडिया मिल जाता है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से इंडिया मूव हो जाएंगे। इंडिया की लाइफ अलग है, यहाँ की लाइफ अलग है। हाँ जी, एनवायरनमेंट क्लीन है ठीक है, बट पता नहीं होता है कि फूड प्योर है नहीं है, तो वी डू नॉट नो एनीथिंग मच। इंडिया में एटलीस्ट हम अपने गार्डन से गार्डनिंग करके, या आपके जो सब्जी मंडीज़ हैं वहाँ पर भी आजकल वैसे तो मिक्स हर जगह पे ही केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो इस बारे में तो बात ना ही करी जाए तो बेटर है। बट वही इन माई परसेप्शन मेरे ख्याल से कनाडा इज़ नॉट दैट गुड एन ऑप्शन। बट अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाती है तो जब मेरी लग जाएगी गाइस तब का रिव्यू आई गिव यू देन। तो अभी के लिए हम वापस आ जाते हैं अपने मेडिकल वाली बात पे। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि जो मेरे टेस्ट हुए हैं वो कितने के हुए हैं। तो जो हमारा हीमोक्रिट करके एक टेस्ट होता है उसके मेरे लगे हैं $3.50। जो WBC का टेस्ट था वो हुआ है $6.40। TIBC करके कोई टेस्ट है उसका हुआ है $16.15। रेड ब्लड सेल काउंट के लिए मेरे लगे हैं $2.55। वाइट ब्लड सेल काउंट के लिए लगे हैं $4.25। विटामिन B12 के लिए लगे हैं मेरे $23.85। हीमोग्लोबिन के लिए लगे हैं 3.75। TSH करके कोई टेस्ट होता है उसमें मेरे लगे हैं $19.30। ओसिनोफिल्स करके एक टेस्ट है उसमें मेरे लगे हैं $4.75। फेरेटिन मतलब आयरन की डेफिशिएंसी का कुछ होता है उसके टेस्ट के लिए मेरे लगे हैं $19.30। प्लेटलेट काउंट्स के लिए मेरे लगे हैं $5.45। एंड लास्टली आयरन के लिए लगे हैं $16.15। तो टोटल मेरे इतने टेस्ट के लगे हैं $125.40। अगर अब मैं उसको कैलकुलेट करूँ 125 को मैं मिनिमम 60 के साथ भी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो बन रहा है 7500 के मेरे ये टेस्ट हुए हैं। तो ये है जी कनाडा के टेस्ट के एक्चुअल प्राइजेस जो मेरे हुए हैं। हालांकि आई डि नॉट हैव टू पे एनीथिंग, ये मेरे इंश्योरेंस ने पे किया है, मतलब उसमें मैंने क्लेम किया है, तो आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। तो अगर आपके इंश्योरेंस है तो होना ही चाहिए। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो इंश्योरेंस तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप विजिटिंग के लिए आ रहे हैं तो बहुत अच्छा इंश्योरेंस आप करवा के आइए। स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के थ्रू कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा। अब जब तक ये इंश्योरेंस है ये सिर्फ 1 साल का है क्योंकि मेरी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इज़ ओनली फॉर 1 ईयर। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा इंश्योरेंस क्या। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है मैनिटोबा हेल्थ कार्ड। अभी मेरा बना नहीं है, मैं बनवाऊंगी तो उसका प्रोसेस भी आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। और आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरे इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो मत आओ। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका सबका अपना परसेप्शन है। मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है। मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ाई करने की वजह से आई थी। अभी मेरे को PR लेना है,
पढ़ाई के बाद, क्योंकि पहले मेरे कोई प्लान्स नहीं थे, अब आई एम थिंकिंग आई शुड टेक पीआर, क्योंकि विनिपेग आने का ये एक अच्छा बेनिफिट है। अगर आपकी टेक्निकल जॉब लग जाती है तो विद इन अ मंथ यू कैन फाइल फॉर योर पीएनपी। तो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी इन अ पॉजिटिव टर्म एंड आई विल टेक माई पीआर। तो हाँ जी, कैनेडा हैज़ अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज ओवर हियर। अच्छा है, आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स, आई मेड न्यू कम्युनिटी, आई एम पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, है ना। तो एक अलग एक्सपीरियंस है फॉर श्योर। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर आइए एंड इट्स ऑल योर टेक गाइस। बट आप पर्टिकुलरली, मतलब लोग कहते हैं ना कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, देखो मैं सिर्फ पॉइंट्स बता सकती हूँ, आई कांट टेल यू। आपके खुद के परसेप्शंस अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हैं, मेरे फ्रेंड्स के अलग है। कोई बहुत खुश है, किसी को वापस ही नहीं जाना, मुझे है कि मैं वापस चली जाऊं। तो अलग अलग सबका टेक है, तो सब अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, एंड नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बनाऊँ। सो बाय बाय, टेक केयर।